चलिए अब हम समझते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले जानते हैं स्केलर क्या होता है। स्केलर जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है। जैसे डिस्टेंस, हमने कहा एक स्टूडेंट से पूछा, भाई तुम्हारा घर कहां है। सपोज स्कूल में पूछ लिया उससे टीचर ने कि तुम्हारा घर कहां है, तो उसने कहा सर यहां से 10 किलोमीटर। अब स्टूडेंट ने 10 किलोमीटर बता दिया। अगर मान लो स्टूडेंट कोई और इंफॉर्मेशन ना दे और टीचर के पास भी स्टूडेंट के घर के लिए सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है कि स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या आपको लगता है कि विल इट बी पॉसिबल कि ढूंढ लिया जाए स्टूडेंट का घर? टीचर ये ढूंढ लेगा, उसको मालूम चल जाएगा कहां पे घर है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो है नहीं। स्कूल के बाहर निकल के किधर जाना है? 10 किलोमीटर तो जाना है, पर किस तरफ जाना है? 1 किलोमीटर आगे जाके कहीं कोई लेफ्ट राइट टर्न लेना है, स्ट्रेट जाना है, किधर जाना है, ये नहीं पता हमारे को। तो डायरेक्शन का यहाँ पे पता ही नहीं चला हमारे को। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, वो कभी भी बहुत अच्छा हमारे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाती। पर कुछ क्वांटिटीज ये हैं कि जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमारे को जो है मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है। तो उन्हें हमने स्केलर्स की क्वालिटी उसमें रखा, कैटेगरी में। ठीक है, तो ये चीज जो है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल बड़े ढेर सारे हैं आपके पास, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, चार्ज हो गया, ऐसे बहुत ढेर सारी क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप स्केलर कह सकते हो। अब दूसरा टर्म समझते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। तो क्या वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। A physical quantity which possesses both magnitude as well as direction is termed as vector. ये एक्चुअली में इनकम्प्लीट पार्शियल सी डेफिनेशंस हैं जो अभी हमने समझी हैं। अभी हम पहले इन्हीं डेफिनेशन को एक बार समझते हैं और फिर इनमें कमियां समझ के अपनी डेफिनेशन को इंप्रूव करते हैं। तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 10 न्यूटन की फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, 10 मीटर की फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। तो इस क्वांटिटी के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट पे एक पर्सन 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, और कोई फोर्स नहीं है आप मान लो इस ऑब्जेक्ट पे। अगर हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहे, अभी रेस्ट पे था इनिशियली, जब ये पर्सन फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन की, तो ये उस फोर्स लगने से जस्ट पहले रेस्ट पे था। तो जिस इंस्टेंट पे ये फोर्स लगेगी 10 न्यूटन की, उसी समय एक पर्सन और लगा देता है फोर्स इसी ऑब्जेक्ट पे, दोनों ने साथ साथ लगाई। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रहता है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली अगर ये रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रहा, इसकी रेस्ट की स्टेट मेंटेन रही है, तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स तो 0 है। तो दूसरे ने फोर्स किधर लगाई? अगर पहले ने जो 10 न्यूटन लगाई है अब ईस्ट की तरफ, तो तुरंत आंसर आ गया हमारा 10 न्यूटन वेस्ट की तरफ। ठीक है, ग्राउंड में बॉल थ्रो की गई एक पोजीशन से, बॉल कहीं जाके गिरी, दूसरा स्टूडेंट जो वहां नहीं था वो आया, बोला भाई मैं भी खेलूंगा। तो उसको बोले पहले बॉल उठा के लाओ। उसने बॉल कहाँ है? तो बोले भाई यहां से 200 मीटर दूर है। तो स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम होगी, 200 मीटर दूर कहाँ पे ग्राउंड में, किस सब तरफ जा सकता है वो। लेकिन अगर उसे बता दिया जाए 200 मीटर किस डायरेक्शन में, जहां पे वो खड़ा है वहां से कहा गया उसे भाई 200 मीटर तुम ईस्ट में चले जाओ, ये बॉल प्रेजेंट है, तो अब उसको मालूम है ईस्ट में जाना है, तो वो 200 मीटर ईस्ट में चला जाएगा, तो उसको बॉल मिल जाएगी। तो एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। अब मैंने कहा ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट क्यों है? कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी और जिनके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन स्टिल वो वेक्टर्स नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, प्रीवियस क्लास में आप इसमें एरो लगा के मार्क करते रहे हो कि करंट फ्लो कर रहा है, भाई यहाँ से यहाँ सर्किट में फ्लो कर रहा है, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है। जैसे एक सिंपल सा सर्किट बना दें, कहें ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये वी है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ए से बी में डायरेक्शन बतानी है, ए बी आर्म में। तो आपने तुरंत मार्क कर दिया सर इधर फ्लो करेगा। सपोज वी की वैल्यू आपको दे दी 12 वोल्ट की और आर की वैल्यू आपको दे दी 3 ओम की। पूछा अच्छा ये जो करंट फ्लो कर रहा है आपने बताया ए से बी फ्लो करेगा, आप बताओ
कि इसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितनी है, तो आपने लिखा I इक्वल्स टू V बाय R, 12 वोल्ट को 3 से डिवाइड कर दिया, 4 एम्पियर का, ठीक है ना। पूछ लिया मैग्नीट्यूड भी बताओ और रेजिस्टर R में इसकी डायरेक्शन भी बताओ, तो आपने बता दिया 4 एम्पियर फ्रॉम A टू B। लेकिन ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। इसका मतलब है हमारा स्केलर और वेक्टर डिफाइन करने में ही कुछ कमी रह गई है। हम फिर से समझते हैं क्या है। स्केलर क्वांटिटी वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, और जो एल्जेब्रिक रूल्स के अकॉर्डिंगली ऐड सब्ट्रैक्ट होती है। और सर इसमें फर्क क्या हुआ? आप कह रहे हो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अभी करंट के लिए खुद ही डायरेक्शन बता रहे हो, इस डेफिनेशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ। कोई बात नहीं, एक बार वेक्टर को भी समझते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या हुआ। अब वेक्टर को हमने डिफाइन किया, कभी वेक्टर क्या है, तो कहा एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, और जो हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन से। मतलब कुछ अलग नियम है, अलजेब्रिक रूल्स के से नहीं होगी, कोई अलग नियम है जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिन्हें हम वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन कहेंगे, उन लॉज के अकॉर्डिंगली ऐड होती है। फिर से एक बार बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड व्हिच ऑलवेज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब कहोगे इसमें भी तो रहा, आप बोल रहे हो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, ठीक है। चलो पहले तो एक वेक्टर आपको बता दूं, जीरो वेक्टर की बात करते हैं। एक वेक्टर होता है जीरो वेक्टर, इसके बाद मैं अपनी बात आपको क्लियर करूंगा। जीरो वेक्टर यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नहीं है, हम कहते हैं। ऐसा ना क्या कि मैग्नीट्यूड नहीं है, कह देते हैं मैग्नीट्यूड जीरो है। अरे जीरो होना तो मतलब नहीं है ना मैग्नीट्यूड। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका मतलब इनडायरेक्टली तो यही कहा जा रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड नहीं है। और दूसरा हम कहते हैं इसकी डायरेक्शन अनस्पेसिफाइड है, यू कैन नॉट टेल द डायरेक्शन। अरे होगी तो बताओगे किसी चीज की डायरेक्शन, वो भी नहीं है। हम इनडायरेक्टली कन्वे कर रहे हैं ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, फिर भी ये वेक्टर है, क्योंकि शायद ये हमेशा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता होगा। एक बार फिर से मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप अपने ऊपर लेकर के इस क्वेश्चन को सोचिएगा, आंसर दीजिएगा, वीडियो पॉज कर दीजिएगा और आंसर अपने मन में सोच लीजिएगा। उसके बाद मैं सेम क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा, फिर आप वीडियो पॉज करेंगे और आंसर सोचेंगे और देखिएगा सेम क्वेश्चन के क्या आपके आंसर सेम आए या अलग अलग आए। तो मेरा क्वेश्चन है स्टूडेंट से कि आर यू एन ओबीडियंट चाइल्ड। मीनिंग समझाया मैंने ओबीडियंट का, मतलब आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स जो आपको कहते हैं, क्या आप उनकी बात मानते हो? डू यू वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय योर पेरेंट्स, मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, क्या आप उन्हें फॉलो करते हो? ठीक है, यहां पे आपको पॉज कर देना है, मैं तो आंसर बताऊंगा। मुझे ऐसा क्वेश्चन जब मैं फेस टू फेस इंटरेक्ट करता हूं स्टूडेंट से तो मिलता है यस, और बड़ी क्यूट स्माइल के साथ मिलता है ये कि हाँ बोलता है स्टूडेंट। फिर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछता हूं। अब मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं सेम क्वेश्चन। इस बार मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा जब से आप पैदा हुए तब से लेके आज की डेट तक आपके पेरेंट्स ने आपको जो जो बातें कही आपने क्या सब मान ली? हमेशा ऑलवेज उन्हें माना, 100% माना? आपके टीचर्स ने जो कहा वो आपने 100% माना? ऐसा पूछते ही क्या होता है, हमेशा वर्ड लगाते ही क्या होता है, स्टूडेंट फिर से मुस्कुरा देता है और इस बार उसका आंसर बदल जाता है, इनकार हो जाता है उसका। मतलब पहले झूठ बोल रहा था कि अब झूठ बोल रहा है? पहले तो कह रहा था कि मैं ओबे करता हूं अपने पेरेंट्स की बात, और अब मैं कह रहा हूं एक ही वर्ड तो लगाया, ऑलवेज ओबे किया या नहीं, तो उसका आंसर चेंज हो गया, नो में आ गया। देखो ना, वो पहले झूठ बोल रहा है ना अब झूठ बोल रहा है। बेसिकली क्या हुआ, उसने एनालाइज किया कि उसके पेरेंट्स ने जो जो बोला, तो उसे लगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसने बातें मान ली। ठीक है, देयर वर फ्यू केसेस की बात मानने की बजाय अपनी बात मनवा ली, लेकिन क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे थे कि उसे लगा कि उसने अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बात मानी है। तो वो जो थोड़े से केसेस थे जिसमें उसने नहीं मानी थी बात, उसे लगता है वो तो नेग्लिजिबल है, तो उसे वो जीरो जैसा ट्रीट कर लेता है और आंसर देता है कि हाँ मैं मानता हूं भाई। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा केस है कि मैं शॉप पे गया, मैंने सामान खरीदा, मेरा बिल बना 5,000 रुपए 10 पैसे, 5,000 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो
मैंने शॉपकीपर से कहा कि भाई कल आऊंगा सामान लेने, क्योंकि मेरे पास तो 50 पैसे कम है, 5,000 रुपए हैं, लेकिन वो 50 पैसे नहीं, तो आई विल कम टुमारो या डे आफ्टर टुमारो व्हेन आई गेट टाइम, तो मैं फिर ले जाऊंगा ये सामान, इतना जरूरी भी नहीं था मेरे लिए, तो मैं 1-2 दिन में जब होगा इधर आना मेरा तो ले जाऊंगा। तो शॉपकीपर कहता भैया ले जाओ, 5,000 रुपए दो और सामान ले जाओ। क्या वो 50 पैसा जीरो है? जीरो तो नहीं है, लेकिन उस 5,000 रुपए के कंपैरिजन में उसे जीरो ट्रीट कर लिया शॉपकीपर ने, ठीक है ना। 5,000 1 रुपया होता तो भी वो 1 रुपए का डिस्काउंट दे देता, 5,000 रुपए 5 रुपया होता तो भी शायद वो 5 रुपए का डिस्काउंट दे देता, क्योंकि स्टिल द अमाउंट इज नेग्लिजिबल। लेकिन सोचो मैं दुकान पे 5 रुपए की चीज खरीदूं और 5 रुपए का डिस्काउंट मान लूं, 2 रुपए की चीज खरीदूं 1 रुपए का डिस्काउंट मांग लूं, 50 पैसे की टॉफी खरीदूं और 50 पैसे का डिस्काउंट मान लूं, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो नेग्लिजिबल नहीं रहा। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे है। देखो जब हमने वेक्टर को डिफाइन किया तो हमने कहा उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन होती है, ये तो नहीं कहा कि हमेशा होता है मैग्नीट्यूड। क्या हमने कहा कि अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच ऑलवेज पोजेसेस मैग्नीट्यूड, ऑलवेज पोजेसेस डायरेक्शन एंड ऑलवेज ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन इज अ वेक्टर, ऐसा तो नहीं कहा हमने। हमने कहा अ फिजिकल क्वांटिटी which possesses both magnitude and direction and which always obeys laws of vector addition is a vector, ठीक है। इसका मतलब है जो हमने पहले बोला वो मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, ये मेजॉरिटी केसेस की बात है। देयर मे बी स्टिल सम नेग्लिजिबल फ्यू केसेस इन विच द वेक्टर मे नॉट बी पोजेसिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, बट स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर, इट विल रिमेन एज अ वेक्टर। वो अपनी वेक्टर के समाज को ही बिलोंग करेगा, प्रोवाइडेड कि वो हमेशा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है। ऐसे ही जब हमने स्केलर को डिफाइन किया तो हमने कहा उसके पास मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती। ये तो नहीं कहा कि उसके पास कभी भी डायरेक्शन नहीं होती है, हमने ऐसा तो नहीं कहा कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास हमेशा मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन कभी नहीं होती है, तो ऐसा नहीं कहा। वो कभी नहीं लगने का मतलब था कि देयर मे बी सम few cases which may be negligible in which it may be possessing direction। तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी हो गई इसी रिगार्ड से, क्योंकि वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती है। ऐसी बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज मिलेंगी हमारे को। अगर हमने 2 ही डिवीजन किए हैं तो अब हमारे वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन बहुत क्लियर हो गई कि हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी, पहले स्केलर को कह देते हैं, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, और जो अलजेब्रिक रूल्स के अकॉर्डिंगली ऐड सब्ट्रैक्ट होती है। वेक्टर के लिए हमने कह दिया वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है, और जो हमेशा लॉज ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग्स में ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। लेकिन चलो अभी 2 ही डिवीजन रखते हैं, लेटर ऑन आपको बताऊंगा कि हम 2 कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, टेंसर और फेजर। 2 हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए अभी हम छोड़ देते हैं, अभी हम अपने सिलेबस को कंसंट्रेट करते हैं। तो वेरी क्लियर कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अब हम करते हैं वेक्टर्स की क्लासिफिकेशन, यानी कि वेक्टर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं हम, क्लास 1 क्लास 2। एक को हमने कहा पोलर वेक्टर और एक को कहा हमने एक्सियल वेक्टर। अब पोलर वेक्टर क्या होता है? देखो जब हम वेक्टर्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक प्लेन में डील कर रहे होते हैं। कई क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके प्रेजेंस उसी प्लेन में हो रहा होता है जिस प्लेन में उन क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है, यानी कुछ वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी जिस प्लेन में है उनके इफेक्ट्स भी उसी प्लेन में होते हैं, और कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए क्या होता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। इसे भी आप लेटर ऑन समझ पाओगे, मैं अभी एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, वो v वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, xy प्लेन में मान लो x डायरेक्शन की तरफ v स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन x हो गई और प्लेन xy हो गया, तो उसकी वेलोसिटी, उसकी डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें इसी में प्रेजेंट है। ये पोलर वेक्टर है, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में, उसी प्लेन में आपको एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट भी मिली आपको। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो तो प्लेन में होता है, पर जो डायरेक्शन होता है वो हम कहीं और प्लेन के परपेंडिकुलर ले रहे होते हैं। जैसे ये क्वांटिटीज एंगुलर क्वांटिटीज ही होती हैं, बेसिकली एंगुलर वेक्टर्स होते हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं समझाऊंगा इसे आपको लेटर ऑन
कि कैसे क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस समय समझाऊंगा तो आपको समझा दूंगा कि कैसे है। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगल तो हम मार्क कर देते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट यहां से चला था, इस पोजीशन पे चला ऑब्जेक्ट और इस पोजीशन पे पहुंच गया, ए से चल के बी पे पहुंच गया। तो ये जो एंगल है ये इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मार्क की। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज मार्क किया हमने, ये डायरेक्शन नहीं है, ये सेंस है। डायरेक्शन तो इस वेक्टर की इस प्लेन के बोर्ड के प्लेन में आपने इसे मार्क किया परपेंडिकुलर है, या तो प्लेन के आउटवर्ड प्रेजेंट होगी या इनवर्ड, वो हम रूल आगे समझेंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है। क्योंकि अब ये वेक्टर प्लेन में नहीं प्रेजेंट है, दो इसकी मार्किंग आप देख रहे हो, बॉडी की मूवमेंट तो प्लेन में हुई है, पर जिस वेक्टर की बात की गई है वो वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो ऐसे वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं, जिस प्लेन में इफेक्ट्स हो रहे होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, जिस प्लेन में कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट होता है हमारा उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, वो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। और ये एंगुलर ही होंगे, हमें लेटर ऑन डील करना होगा। शुरू में तो काफी दूर तक हम मैकेनिक्स में लीनियर क्वांटिटीज के साथ ही डील कर रहे होंगे, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एनी हाउ एक बार इनकी डायरेक्शन कैसे होती है, क्या होती है वेक्टर्स में, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अभी हमने दो डिवीजन कर दिए, एक को हमने कहा एक्सियल वेक्टर, एक्सियल का मतलब एक्सेस के अलोंग, जैसे मैंने कहा वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो जिस प्लेन में बॉडी मूव कर रही है, जिस लाइन में मूव कर रही है, उसी लाइन में आपने उसको मार्क कर दिया, उसी प्लेन में मार्क कर दिया। डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, तो अगर ए से बी गया है, किसी भी पाथ से गया है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे मार्क कर लेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट ये तो इसी प्लेन में प्रेजेंट है ना, इसी डायरेक्शन में ऐसे प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास पोलर वेक्टर हो गया। और वो वेक्टर्स जो प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। अब वेक्टर्स को हम क्लासिफाई एक और तरीके से करते हैं, एक और क्लासिफिकेशन का तरीका है जिसमें हम वेक्टर को फ्री वेक्टर और फिक्स वेक्टर बोलते हैं। फ्री वेक्टर और दूसरा हमारे पास है फिक्स्ड वेक्टर। अभी जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें मेनली हम फ्री वेक्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ये भी अगेन हमारा रोटेशनल या एंगुलर कंसेप्ट्स के साथ रिलेटेड टर्म है, इसे हम लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे। लेकिन हम एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं फ्री वेक्टर क्या है। देखो, एक ऐसा वेक्टर जिसे हम फ्रीली डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके पैरेलल किसी भी पोजीशन पे। जैसे ये वेक्टर है, इसको मैं यहां बना दूं, इसको मैं यहां बना दूं, इसको मैं यहां बना दूं, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसको डिस्प्लेस किया जा सकता है पैरेलल टू इटसेल्फ, वो वेक्टर जो है हमारे पास फ्री वेक्टर होता है। ऐसे कहने हम एक ऐसा वेक्टर जिसके साथ वर्क करने में, जिसके इफेक्ट्स को कंक्लूड करने के लिए हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होती है। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो कहां प्रेजेंट है, किस पॉइंट पे है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही सफिशिएंट है। जैसे मैं कहूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शन नहीं है। मान लो ये ऑब्जेक्ट 2 kg का है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा दी जाती है हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स, सपोज दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, ईस्ट की तरफ फोर्स लगा दी, एंड दिस फोर्स इज ऑफ 10 न्यूटन, ईस्ट की तरफ लगाई हमने ये फोर्स। तो आप बता सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। देखो, अब एक्सेलरेशन जो है वो होता है फोर्स अपॉन मास, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन ईस्ट अपॉन मास है 2 kg, दैट इज एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट, ठीक है। क्या ये बताया मैंने आपको कि ये कहां पे लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ये तो बताया ये पॉइंट है, या इस पॉइंट पे लग रहा है, या इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, या इधर से पुल किया जा रहा है ना, मैंने पुशिंग कहा था ना पुलिंग कहा था, तो कैसे लग रहा है, किस जगह पे लग रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको यहां पे लगता हुआ दिखा दोगे, यहां से हटाते हो, ऐसे कर देते हो, समझते हो कि ये फोर्स जो इस पे लगाई गई है वो पुलिंग लगाई गई है 10 न्यूटन की, तो भी अभी भी आपका रिजल्ट वही रहेगा। आप इस पॉइंट की जगह इसको इस पॉइंट पे लगा दो, इस पॉइंट पे लगा दो, सब जगह से आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो ऐसा वेक्टर हम कह रहे हैं फ्री वेक्टर है,
जिसके लिए उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिक्स्ड वेक्टर क्या है, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है ही, डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, उसी के साथ साथ क्या है, किस जगह पे लग रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की भी इंपॉर्टेंस है, उन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्केल मान लो ऐसे पिवटेड है, यहाँ पे होल्ड कर दिया, अब एक एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ये ऐसे कर देते हैं। जब चलो ऐसे ही करता हूँ, आपको देखने में थोड़ा आसान होगा। अब मान लो ग्रेविटी नहीं है, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे पिवट कर देता हूँ सेंटर से। अगर अब इस पे कोई फोर्स लगाई जाएगी तो ये रोटेट कर सकता है। ये पोजीशन इसकी बना लेते हैं इस पे और फोर्स को कंसीडर करेंगे। यहां से ये पिवटेड है। अगर सपोज मैं इस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो ये कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैंने अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, मैंने इस जगह पे लगा के देखी तो रोटेशन ऐसे हुआ, दैट इज क्लॉकवाइज। तो अच्छा ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स में पॉइंट बदल देता हूँ, यहाँ की जगह यहाँ लगाऊं तो कैसे रोटेट हुआ, आपने देखा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कहा यहीं पे लगा दो, जस्ट जहां पे पिवटेड है वहीं पे, तो क्या हुआ, नहीं हुआ रोटेशन। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि हम किस पोजीशन पे फोर्स लगा रहे हैं। आप घर में अपने घर के दरवाजे को देखो, पार्शियली डोर को आप क्लोज ओपन पोजीशन में रखो, ठीक है ना, पार्शियली जो है, अब मान लो डोर है ये यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है, यानी कि इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है, यहाँ पे इसका हैंडल होता है। अगर इसी डोर पे आप घर पे कोशिश करके देखना, इसको पार्शियली ओपन कर देना, पूरा ना क्लोज हो ना पूरा ओपन हो, थोड़ी सी फोर्स यहाँ लगा के देखना है, ऐसे कितना रोटेट हुआ, फिर थोड़ी सी इधर शिफ्ट करके लगाना, फिर उतनी ही फोर्स लगभग अंदाजे से इधर लगा के देखना। आप देखोगे हर केस में आपको रिजल्ट अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाने के बाद भी क्या हो रहा है, रिजल्ट्स अलग अलग हो जा रहे हैं विद द चेंज इन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तीनों इंपॉर्टेंट हैं, वो हमारे पास कैसा वेक्टर है, फिक्स्ड वेक्टर। ये भी हमें एंगुलर क्वांटिटीज के साथ ही मिलेगा, और हमने कहा इस वेक्टर के यूनिट्स में हम इनको ना के बराबर, इनफैक्ट डील ही नहीं करना है हम इनके साथ, सिर्फ हमें नाम जानना है और कुछ नहीं। हम लेटर ऑन इन सारी चीजों को और काफी देर के बाद इन चीजों को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ेंगे और अगले 2-4 चैप्टर में और नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये समझ लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्लासिफिकेशन के बाद। एक वेक्टर को हमने नाम दिया जीरो वेक्टर, और नल वेक्टर। का ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, जिसकी डायरेक्शन अनस्पेसिफाइड है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 0 लिखते हैं और उसके ऊपर इस तरह का साइन लगा देते हैं। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या, अगर हमें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को, तो जिस लेटर से हम उसे डिनोट कर रहे हैं उस लेटर के ऊपर हम एरो प्लेस कर देते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूं फोर्स के बारे में, तो फोर्स को मैं F से डिनोट कर रहा हूं और मुझे मालूम है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैंने ये लिख रखा हुआ है, तो F इज अ वेक्टर। अब मैं अगर इसकी वैल्यू बताऊंगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताऊंगा इसकी, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा 10 न्यूटन ईस्ट, तो ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन। ये मैंने v पे लिखा, सपोज वेलोसिटी, तो ये भी मैं कह रहा हूं वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहा हूं। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन। यूनिट के साथ नंबर और यूनिट मिलकर के मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, 2 पार्ट हो गए वेक्टर के आपके, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब नहीं है,
और जिसकी डायरेक्शन अनस्पेसिफाइड है वो भी इनडायरेक्टली आपको कन्वे किया जा रहा है, बता नहीं सकते, लेकिन स्टिल इट इज अ वेक्टर। देखो डायमेंशन में आप पढ़ चुके हैं कि उन्हीं क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो जो डायमेंशनली अलाइक होती हैं। अब आप समझ लो कि जब वेक्टर पे वेक्टर ऐड होगा तो हमें वेक्टर ही मिलेगा, और फोर्स को आप फोर्स से ही ऐड कर सकते हो, फोर्स के साथ वेलोसिटी का एडिशन नहीं हो सकता। आप एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड कर सकते हो, मोमेंटम में मोमेंटम ऐड कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड कर सकते हो। सेम तरीके से सबट्रैक्शन भी उन्हीं क्वांटिटीज को होगा जो सेम तरह के वेक्टर्स होंगे आपके पास। अगर मैं फोर्स में फोर्स ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फोर्स, यानी कि इफ आई एम गोइंग टू ऐड टू वेक्टर्स तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज अ वेक्टर, समेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर। अब अगर सपोज मैं दो फोर्सेस ऐड करना चाहता हूं, एक 10 न्यूटन ईस्ट और एक 10 न्यूटन वेस्ट, सोचो एक ही ऑब्जेक्ट पे ये दो फोर्सेस लगा दी जाए, वो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे है, उसी ऑब्जेक्ट पे ये दो फोर्सेस लगा दी हमने, 10 न्यूटन ईस्ट 10 न्यूटन वेस्ट। मान लो मैंने दोनों फिंगर से ये फोर्स लगा रखी है, एक 10 न्यूटन ईस्ट है, एक 10 न्यूटन वेस्ट है। क्या इस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज आया? नो, ये रेस्ट पे ही है, मतलब नेट फोर्स जीरो है। तो इसका मतलब इन दो वेक्टर्स का सम जीरो हो रहा है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स का सम जीरो हो रहा है। अगर सिर्फ जीरो बोलूंगा, एक वेक्टर का नाम F1 वेक्टर कह दिया, एक का नाम F2 वेक्टर कह दिया, का F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को मैं ऐड कर रहा हूं, इसे समझ लो 10 न्यूटन ईस्ट, इसे समझ लो 10 न्यूटन वेस्ट, तो मैंने कहा मुझे जीरो मिलेगा। अगर ऐसे लिखता हूं तो बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया कि भाई दो वेक्टर को ऐड करने के बाद क्या स्केलर मिल जाएगा, या फिर ये गलती से एरो लग गए, ये वेक्टर ही नहीं है। तो वेक्टर को ऐड करने से वेक्टर ही मिलेगा, वो हमारे को कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हमने इसे जीरो वेक्टर कहा, क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर के मिसिंग है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। इसीलिए हम इसे आर्बिटरी वेक्टर बोलते हैं, इमेजिनरी, यानी कि हमने इसे इमेजिन कर रखा है कि चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, इसलिए हमने इसे इमेजिन कर रखा है कि इसे हम वेक्टर मानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, जबकि इसके पास दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वेक्टर के एडिशन के लॉज जो हैं और इवन मल्टीप्लिकेशन के जो लॉज हम पढ़ेंगे उसमें भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए जीरो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। तो हमने कहा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कैसा वेक्टर हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जिसकी डायरेक्शन अनस्पेसिफाइड है, इट इज अ आर्बिट्ररी वेक्टर। आर्बिट्ररी वेक्टर क्या है, क्योंकि इसके पास दो दो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के मिसिंग है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अगला वेक्टर जो है हमारे पास वो है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या चीज है, मैंने अभी आपको बताया सिंबॉलिकली वेक्टर को करना है रिप्रेजेंट, तो आप कैसे करते हो, लेटर लिखते हो, जिस लेटर से उसे डिनोट करना है उसके ऊपर एरो लगा देते हो, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या फिर बुक्स में कई बार बोल्ड लेटर से भी लिख लिया जाता है, इसे अलग से, बाकी बोल्ड में नहीं होते हैं। एक लेटर को बोल्ड में लिखते हैं तो मीनिंग होता है कि उसे हम वेक्टर ट्रीट करेंगे, बोल्ड से रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है इसका। लेकिन हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, तो शायद हमारा बोर्ड में लिखना उतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना ये एरो लगा के लिखना होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे लिख रहे होते हैं। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि जिस लेटर से हम उसे डिनोट कर रहे हैं उस लेटर के ऊपर एक छोटा सा कैप जैसा साइन बना देते हैं। ये सिंबल यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिस इज यूनिट वेक्टर ए, ऐसे कर दूं तो दिस इज यूनिट वेक्टर एफ, ठीक है। मतलब जिस लेटर के ऊपर लगा देंगे वो लेटर जिसको डिनोट कर रहा होगा उसका यूनिट वेक्टर। जैसे मान लो ए एक्सेलरेशन को कर रहा था तो यूनिट वेक्टर एक्सेलरेशन का हो गया, ये यूनिट वेक्टर फोर्स का हो गया अगर एफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता था। अब हम समझते हैं कि यूनिट वेक्टर है क्या चीज। देखो यूनिट का मतलब है 1 यूनिट, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का है। अब जिस भी यूनिट्स में ये मेजर होता है वो 1 यूनिट, ठीक है। जैसे स्पीड है तो 1 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 1 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, 1 यूनिट की है ये स्पीड, ठीक है ना। ऐसे ही अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का है तो उसे हम बोलते हैं कि अब 1 में जरूरी नहीं है कि कोई यूनिट ही लगा होगा, यूनिट के बिना भी हो सकता है, और इनफैक्ट यूनिट वेक्टर बिना यूनिट के ही होता है। तो क्या होता है कि इस वेक्टर का जिसका हम कहते हैं मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली 1 होता है वो यूनिट वेक्टर है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है हम एक बार समझते हैं, और ये करेगा क्या, किस पर्पज में आएगा हम समझें। मैं यहां से लेता हूं, जैसे मान लो मेरे को वेलोसिटी v दी गई है
इतनी, और मुझसे कहा यूनिट वेक्टर v निकालो। तो यूनिट वेक्टर v निकालने का मतलब है कि जो भी v वेक्टर है उसको आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ऐसे वेक्टर को आप मॉड में लिख दोगे तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, या फिर सिर्फ लेटर लिख दोगे, ऊपर एरो नहीं लगाओगे तो भी मैग्नीट्यूड है। तो ये चीज जो है वो आपके पास यूनिट वेक्टर v होगा। तो मैं एक बार लिखता हूं, वेक्टर v क्या है, पूरा लिखूंगा, मैग्नीट्यूड v, डायरेक्शन v, 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, और नीचे लिखना है मेरे को मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया था ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन छोड़ दो, बाकी जो कुछ है मैग्नीट्यूड। मैंने 5 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड कट गया, तो v मुझे क्या मिला, वेस्ट। ठीक है ना, नंबर में तो 1 आ गया, ये कैंसिल होकर के यूनिट भी कोई नहीं बचा और सिर्फ डायरेक्शन मिल रही है। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है, टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा और मैथमेटिकल मीनिंग हो जाएगा। एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, उसको अगर आप यूनिट वेक्टर ए लिखोगे तो उसका मीनिंग ये होगा, और ये क्या देगा, इट गिव्स डायरेक्शन। ठीक है, अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की डायरेक्शंस देने के लिए हमने फिक्स कर दिया कि हम किस यूनिट वेक्टर से देंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन डिनोट करने के लिए हम स्मॉल आई कैप लिखेंगे। इसे कार्लेट आई भी बोला जाता है, कार्लेट आई या यूनिट वेक्टर आई। तो यूनिट वेक्टर आई का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और इसी तरह अगर आप जे के ऊपर कैप लिखते हो तो ये यूनिट वेक्टर है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। इसी तरह के लिखते हैं कैप हम, या यूनिट वेक्टर के, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, माइनस आई कैप लिख दोगे तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस जे कैप लिख दोगे तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन हो जाएगी, नेगेटिव में के कैप लिख दोगे तो माइनस जेड डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूं v इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप, तो मैं बता रहा हूं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 3 मीटर पर सेकेंड है और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, मान लो ये ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नहीं हो सकता है, वो यहां पे, लेकिन उसकी वेलोसिटी किधर है, इस तरफ है। वो यहां भी हो सकता है, उसकी वेलोसिटी किधर है, इधर है। इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमें समझ में आ गया क्या चीज है। यूनिट वेक्टर जो है उसका पर्पस है डायरेक्शन देने का। इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमारे को समझ में आया। अब तीसरे टाइप के वेक्टर को देखते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन के पैरेलल होते हैं या एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं, हर लाइन अपने लिए पैरेलल है, उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। मतलब कंपलसरी नहीं है कोलिनियर का मतलब आप सेम लाइन तो एक ही लाइन में है, क्योंकि मैंने कहा था इस यूनिट में हम कैसे डील कर रहे हैं, फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर को तो आप डिस्प्लेस कर सकते हो। ये दो वेक्टर हैं, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में या ऐसे भी बना दोगे तो भी ये पैरेलल है, एक ही लाइन के पैरेलल है जो वो पैरेलल वेक्टर। इवन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो भी वो कोलिनियर वेक्टर्स ही कहलाएंगे। ये एक लाइन है, ये एक वेक्टर है ए, यहां से यहां तक ए है, ओ से पी तक जो है वो ए वेक्टर है। P से Q तक B वेक्टर है। ये दोनों कोलिनियर है। अगर मैं कोई वेक्टर ऐसे बना दूं,
सपोज सी वेक्टर, तो ये भी ए और बी के कोलिनियर ही है, क्योंकि पैरेलल तो है ही, पैरेलल भी होगा तो उसे कोलिनियर कंसिडर किया जाएगा। ऐसा मत समझना मैग्नीट्यूड इक्वल होने हैं, मैं इक्वल बना रहा हूं इसलिए इक्वल होना है, मैं आगे के एक्सप्लेनेशन के लिए बना रहा हूं, ये कोलिनियर है। अगर मान लो एक और मैं वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, डी वेक्टर, ये चारों के चारों वेक्टर कोलिनियर है, ए बी सी डी, हमें इससे मतलब नहीं कौन बड़ा कौन छोटा। एक और बना लेता हूं ई वेक्टर भी, ये सब आपस में कोलिनियर है इररिस्पेक्टिव, चाहे इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो, चाहे अनइक्वल हो, चाहे डायरेक्शन सेम हो या ऑपोजिट हो। इन्हें सिंपली या तो एक ही लाइन में होना है या पैरेलल टू द सेम लाइन होना है, तो ऐसे केस में हम इन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है। इक्वल वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनकी डायरेक्शन सेम है तो उन्हें हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक है। जैसे मान लो ए वेक्टर और सी वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड्स, ये एरो की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर्स हैं। इसी तरह क्या बी और डी वेक्टर भी इक्वल वेक्टर है? ठीक है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर डायरेक्शन सेम नहीं है। एरो जिस तरफ पॉइंट कर रहा होता है वो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ डायरेक्टेड है और डी की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, तो ए और डी जो है वो इक्वल वेक्टर नहीं है। कहा क्या ए और ई वेक्टर ये है, क्या ए वेक्टर और ई वेक्टर इक्वल वेक्टर है? तो देखा हमने मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया, डायरेक्शन भले ही सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो भी ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल होने की दो कंडीशन हो गई, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन के जो वेक्टर्स होंगे वही वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। इसका मतलब है अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक F1 वेक्टर और एक F2 वेक्टर, और ये दोनों इक्वल हैं तो आप ऐसे लिख रहे हो। ये तभी हो सकता है जब जितना मैग्नीट्यूड इसका हो उतना ही इसका हो। इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज के यूनिट सेम होंगे। अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगी, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है तो इसका भी 10 न्यूटन होगा, इसका 20 न्यूटन है तो इसका भी 20 न्यूटन होगा, ये ईस्ट में डायरेक्टेड है तो ये भी ईस्ट में डायरेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। अब हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, जिनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है पर जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। जैसे यहां पे बी और डी वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो दोनों के इक्वल है, दोनों के एरो की लेंथ इक्वल आ रही है, एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड देता है, पर डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है। बी वेक्टर इधर है, डी वेक्टर इधर है, तो बी वेक्टर और डी वेक्टर कैसे वेक्टर है हमारे पास? दीज आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। मैं ऐसा लिख सकता हूं फिगर से, कि इस फिगर से पहले लिखता हूं, मैंने लिखा ए वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर था। अब मैंने कंक्लूड किया कि बी वेक्टर जो है वो माइनस डी वेक्टर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डी वेक्टर जो है वो माइनस ए वेक्टर है, या माइनस ए वेक्टर जो है वो डी वेक्टर है, ये लिख सकते हो। तो ये नेगेटिव वेक्टर्स हो गए एक दूसरे के, मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन ऑपोजिट। को इनिशियल वेक्टर, वेक्टर की स्टार्टिंग मानते हैं उसकी टेल पे, ये टेल है ये हेड है। जब एरो ड्रॉ करेंगे तो ये टेल है और ये चीज उसका हेड है, तो स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर की ये मानी जाती है। को इनिशियल वेक्टर यानी कि जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जैसे ये P वेक्टर है सपोज और ये Q वेक्टर है, इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये वेक्टर्स हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं।
हो सकता है ये फोर्स हो, ये कोई लेंथ हो, ठीक है। तो ये अलग अलग हो सकते हैं, ये कोई इनिशियल वेक्टर्स हो गए। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि स्टार्टिंग पॉइंट इनका सेम होना चाहिए, ये कोई इनिशियल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। ऑपोजिट वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, एक ईस्ट में तो दूसरा वेस्ट में, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकते हैं, उनके मैग्नीट्यूड अनइक्वल भी हो सकते हैं। They may be representing the same physical quantity or they may be representing two different physical quantities, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड है, और उस ही ऑब्जेक्ट की, सेम ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और वेस्ट की तरफ डायरेक्टेड है। तो ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या हो गए, ऑपोजिटली डायरेक्टेड हो गए। अब वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ना तो 2 और 10 नंबर इक्वल है, ना ही यूनिट इक्वल है, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दो अलग अलग क्वांटिटीज भी हैं। और डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी ईस्ट में, एक्सेलरेशन वेस्ट में, तो ये क्या हुए, ये ऑपोजिट वेक्टर्स हो गए, ठीक है। ऑपोजिट वेक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, जिनके डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड का कोई हमें पता नहीं, सेम हो ना हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो ना करते हो। तब अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर हो, एक वेक्टर है v यानी कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट, तो क्या ये दोनों इक्वल हुए? फिर से सुनिएगा, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेस्ट, क्या ये इक्वल वेक्टर हुए? तो आंसर इज नो। क्यों? 10 मीटर पर सेकेंड इज नॉट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर थोड़ी लिख सकते हो आप, अलग अलग है आपके पास ये यूनिट्स, तो ये मैग्नीट्यूड्स इक्वल नहीं है, तो इन्हें आप इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। यू कैन नॉट प्लेस साइन ऑफ इक्वल बिटवीन देम, ठीक। इक्वल होने के लिए फिर ध्यान रखिएगा उनके यूनिट्स भी सेम होने चाहिए, दे मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड इक्वल, यूनिट सेम, तभी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो ऑब्वियसली यूनिट सेम होने पड़ेंगे उनके, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और ऑपोजिट वेक्टर के लिए ऐसी कंडीशन नहीं है, ऑपोजिट वेक्टर के लिए यूनिट कुछ भी होता हो हमें फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, बस एक ही कंडीशन है, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इसको समझने से पहले हम समझते हैं वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या कहेंगे हम। देखो, वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपने समझा था, ऐसे ही वेक्टर को अगर हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एरो ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं। उस एरो की जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मान लो एक वेक्टर दिया गया मुझे, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और मैं इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैंने माना लेट, एजम्पशन लूंगा मैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 5 मीटर पर सेकेंड। देखो, इक्वल तो लिख नहीं सकता, 1 सेंटीमीटर कभी भी 5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल नहीं हो सकता। इक्विवेलेंट का मतलब आप इसको इसके बराबर ट्रीट करो, जब मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूं तो उसका मतलब आप मानो कि वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। ऐसा आपको कह रहा हूं, मानने के लिए कह रहा हूं, तो इक्विवेलेंट आपको कह रहा है कि आप इनको इक्वल मान लो, होते नहीं है, एक जैसे मान लो इन्हें, यानी कि 1 सेंटीमीटर की लाइन जो ड्रॉ करूं उसे 5 मीटर पर सेकेंड का रिप्रेजेंटेशन मानो आप, ठीक है। तो मुझे बताओ कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी 20 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि अगर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 5 मीटर पर सेकेंड को, 4 मीटर पर सेकेंड की, तो सपोज मैंने 4 मीटर पर सेकेंड की लाइन ड्रॉ की, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की लाइन, इस लाइन की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो गई। 1 सेंटीमीटर अगर 5 मीटर पर सेकेंड के इक्विवेलेंट था, तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के इक्विवेलेंट हो गई। अब मुझे डायरेक्शन भी मार्क करनी है, तो ये मैंने ईस्ट की तरफ एरो लगा दिया, ठीक है ना। इस डायरेक्शन को मैंने ईस्ट कंसीडर किया और ईस्ट की तरफ एरो मार्क कर दिया। तो अब ये एरो जो है यहां से यहां तक का, विद दिस स्केल रिप्रेजेंट्स दिस वेलोसिटी v व्हिच इज 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है।
अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? उनकी डायरेक्शंस के बीच का एंगल। अगर मैं कहूं एक वेक्टर ईस्ट में है और दूसरा वेस्ट में है, तो ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है यानी कि 90 डिग्री, वो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया। अगर मैं कहूं एक वेक्टर ईस्ट में है और दूसरा वेक्टर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, एक ईस्ट में है और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, डायरेक्शंस मार्क की मैंने, ये वेस्ट, ये साउथ। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि 45 डिग्री बनाएगा वो नॉर्थ के साथ और 45 डिग्री ही बनाएगा वो ईस्ट के साथ। एक वेक्टर तो मेरे पास ए है, मान लो ये यहां से लेकर के यहां तक वेक्टर ए, और दूसरा मेरे पास बी है, वो यहां से लेकर के यहां तक बी है। अगर मैं कहूं ए और बी के बीच में, जहां पे ए ईस्ट में है और बी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है, तो इनकी डायरेक्शंस के बीच का एंगल यानी कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का एंगल, ठीक है। इररिस्पेक्टिव, मैं फिर से बना रहा हूं सेम चीज, ए ऐसे बना हुआ है, बी मैंने ऐसे बना दिया, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। हमने समझा था हम इसमें फ्री वेक्टर्स के साथ ही डील करेंगे, तो इसको मैं इसके पैरेलल डिस्प्लेस कर सकता हूं। मैं यहां पे ले आया ऐसे इसको उठा करके, अभी भी डायरेक्शन थोड़ी बदली है, अभी भी ये नॉर्थ ईस्ट में ही है, ये अभी भी ईस्ट में ही है, तो इनके बीच का एंगल अभी भी यही रहेगा, इनकी डायरेक्शंस के बीच का एंगल है। दिस इज द एंगल बिटवीन देम। अगर ये 45 डिग्री था और ये ए और बी वही ए और बी है, तो ये भी 45 डिग्री है आपके पास, ठीक है। अगर मान लीजिए एक वेक्टर इस तरह से, एक वेक्टर इस तरह से मार्क है, एक वेक्टर इस तरह से, सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q। मैं पूछूं P और Q के बीच का एंगल क्या है, तो आप क्या करो, इन दोनों की लाइंस को, जिस लाइन में ये प्रेजेंट है उन लाइन को एक्सटेंड करो तब तक जब तक कि वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर जाएं। तो अब मैं एक्सटेंड करता हूं इन लाइंस को, इसको मैंने इधर प्रोड्यूस करना शुरू किया, इसको भी प्रोड्यूस किया मैंने, उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस कीजिए जिस डायरेक्शन में इंटरसेक्शन हो सके। मतलब ऐसी कोशिश मत कीजिए इधर प्रोड्यूस करोगे तो करेंगे नहीं। अब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, इस इंटरसेक्शन वाली पोजीशन पे अपने को अज्यूम कर लीजिए। तो P की डायरेक्शन यहां से ये हो गई, Q की डायरेक्शन ये हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया, ये वेक्टर P और Q के बीच का एंगल हो गया। इसी तरह अगर सपोज एक वेक्टर इस तरह से है, से वेक्टर M, और एक वेक्टर इस तरह से है, से वेक्टर N, मैं कहूं इनके बीच का एंगल, तो अब आप इनकी लाइंस को प्रोड्यूस करो। यहां पे दोनों की लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहां से देखा M की डायरेक्शन तो ये है, यहां से देखा N इधर की डायरेक्शन बता रहा है, तो N का एरो इधर था तो यहीं से देखना है, यहां से ये वाली डायरेक्शन हो गई और M की डायरेक्शन ये हो गई, तो ये जो एंगल इनके बीच में आया, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर M एंड N।
ठीक है ना। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल उनकी डायरेक्शंस के बीच का एंगल होगा। अब हम बात कर रहे थे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाएंगे। एक ईस्ट में है तो दूसरा नॉर्थ में हो गया, दूसरा साउथ में हो गया, या दूसरा वर्टिकल हो गया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये चारों हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक है ना। जिस तरफ से सूरज उगेगा उसे हम ईस्ट बोलेंगे, जिस तरफ सेट करेगा उसे वेस्ट बोलेंगे। तो ये डायरेक्शंस कैसे मिलेंगे, ऐसे 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 मिलेंगे हमारे को डायरेक्शंस। तो ये सब हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्राउंड के पैरेलल हैं। जबकि वर्टिकल क्या है, ऐसे। अब हॉरिजॉन्टल में कोई भी वेक्टर है तो वर्टिकल वाला उसके परपेंडिकुलर है। तो मैं कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में कोई भी वेक्टर है और दूसरा आप वर्टिकल लेते हो। अब हॉरिजॉन्टल वाला चाहे ईस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, वर्टिकल वाला वर्टिकली अपवर्ड हो, वर्टिकली डाउनवर्ड हो, ये ऑर्थोगोनल होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक वेक्टर पॉजिटिव एक्स के अलोंग है, दूसरा पॉजिटिव जेड के अलोंग है, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री। ऐसे ही एक वेक्टर पॉजिटिव एक्स के अलोंग है, दूसरा पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई या पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड के अलोंग है, तो ये वेक्टर इनमें से जिस डायरेक्शन में भी होगा, सपोज एक एक्स के अलोंग, पॉजिटिव एक्स के अलोंग, दूसरा पॉजिटिव वाई के अलोंग, तो ऑर्थोगोनल हो गए। एक पॉजिटिव एक्स के अलोंग, दूसरा नेगेटिव वाई के अलोंग, ये भी ऑर्थोगोनल हो गए। एक पॉजिटिव एक्स के अलोंग, दूसरा पॉजिटिव जेड के अलोंग, ये भी ऑर्थोगोनल हो गए। एक पॉजिटिव एक्स के अलोंग, दूसरा नेगेटिव जेड के अलोंग, ये भी ऑर्थोगोनल हो गए। एक पॉजिटिव वाई के अलोंग, दूसरा पॉजिटिव जेड के अलोंग, ये भी ऑर्थोगोनल हो गए। मतलब बेसिकली जिन वेक्टर्स के बीच में यानी कि जिनकी डायरेक्शंस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाएंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाया करेंगे। दो वेक्टर्स तो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। तीन वेक्टर्स के लिए हमें चेक करना होगा कि वो प्लेन में है या नहीं है। अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाया करेंगे तो कोप्लेनर। दो वेक्टर ही लिखे हो, क्या आपको एक वेक्टर ए दिया गया है कोई वेक्टर और एक वेक्टर बी दिया गया, पूछे क्या ये दोनों कोप्लेनर है, तो 100% आंसर कोप्लेनर है। जैसे आप पूरी 3 डायमेंशनल स्पेस में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी 2 पॉइंट बना दो वो कोलिनियर है। आप 2 पॉइंट बनाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन से उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। एक पॉइंट ये लिया, एक ये लिया, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। एक ये लिया, एक ये लिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं आप कोई भी 2 वेक्टर्स लोगे तो वो एक ही प्लेन में होंगे। मैंने ये 2 वेक्टर्स लिए, कहा क्या ये दोनों एक ही प्लेन में हैं? क्या ये दोनों एक ही प्लेन में है? तो बिल्कुल है। देखो ये प्लेन हो गया कॉपी का, इसमें ये वेक्टर भी आ गया, इसमें ये वेक्टर भी आ गया। क्या अभी भी एक ही प्लेन में? एक ही प्लेन में। अभी भी एक ही प्लेन में? एक ही प्लेन में। कॉपी के प्लेन में प्रेजेंट है, अभी भी एक ही प्लेन में, अभी भी एक ही प्लेन में। आप कैसे भी बना लो, ऐसे कर लो, मतलब 2 वेक्टर तो आप लोगे तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। 3 वेक्टर्स की बात होगी। सपोज 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है। अगर ये कोप्लेनर है तब ऐसा होगा जहां पे n कोई नॉन जीरो रियल नंबर, m कोई नॉन जीरो रियल नंबर और n कोई नॉन जीरो रियल नंबर है। रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, जीरो नहीं होना चाहिए इनमें से किसी को, ठीक है ना, कि 0 से मल्टीप्लाई करके तो आप सब कुछ इक्वल कर दोगे। का 3 = 4 कैसे? तो 0 × 3 = 0 × 4। पहले 0 × 0 लिखा, फिर दोनों तरफ × 3 × 4 किया, फिर का 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 3 = 4। तो ऐसा भी कर सकते हो भाई। तो ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं करना। तो ये भी ऐसे ही यहाँ पे 0 नहीं है, ना L0 ना M0 ना N0, ठीक है। रियल नंबर्स, मोर प्रिसाइसली नॉन जीरो रियल नंबर्स। हम कैसे ऐड करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्वेश्चंस तो हमें तब आएंगे जब हम वेक्टर्स को ऐड करना सीख लेंगे, एडिशन करना है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर्स।